हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लिए लेके आ गए फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 107। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, बस आप जियान के ब्रेक थ्रू को मिस कर दोगे। हमारी स्टोरी शुरू करते हैं बिना रिकैप के। बस इतना समझ लो कि जियान के 5 स्टार 2 दिन ब्रेक थ्रू करने के बाद उसकी टोली फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर देती है। नाउ लेट्स बिगिन। हमें वो जगह दिखाई गई थी जहाँ पे चारों तरफ गोल्डन कलर दिखाई देता है और कुछ रेत से बनी हरिकेन्स दिखाई देती है। ये जगह धूप की वजह से एकदम तप रही होती है। जो चीज हमारे ध्यान को खींचते हैं वो होते हैं 9 इंडिविजुअल्स जिनका टारगेट इस रेगिस्तानी इलाके के गहराइयों में होता है। इनमें से हर एक ने अपने मुंह और नाक को ढक रखा था जिससे रेत एंटर न कर सके। इस ग्रुप की लीडर होती है टैंग टैंग, जिसके दोनों साइड लोन वुल्फ और कायोटी होते हैं। सबसे पीछे वोयू होता है जो कि सभी को गार्ड कर रहा था और ऐसा लगता है इस ग्रुप के बीच के 5 लोगों को प्रोटेक्ट किया जा रहा हो। कुछ समय आगे बढ़ने के बाद टैंग टैंग अचानक से कहती है रुको जरा। कायोटी अपने मास्क को एडजस्ट करके बोलता है कैप्टन क्या बात है? वैसे ऑनेस्टली तुम्हारे भाई को चीज काफी ज्यादा घटिया लग रही है क्योंकि आखिरकार ये सभी 2D लेवल के पावर हाउसेस हैं। ये सीधा स्पेस को फाड़ के ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे धूल से बचते हुए घूम रहे हैं और हमें राइटर ने कोई रीजन भी नहीं दिया है कि इनका ऐसा करना क्यों जरूरी है। माना 2D कॉन्टिनेंट का स्पेस बहुत ज्यादा स्टेबल है, लेकिन तब भी नॉर्मल एक्सपर्ट्स यहाँ पे उड़ सकते थे। ये तो 2D पावर हाउस है। फिर चलो हम कंटिन्यू करते हैं। अभी टैंक टैंक ने अपनी स्टोरी में से एक स्क्रोल बाहर निकाल लिया था। ये होता है एक मैप। इसे खोल के वो रीड करने लगी थी। वो कहती है हम डेजर्ट की एज के अंदर आ चुके हैं और अब हम इसके हार्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी डेस्टिनेशन कुछ दिनों में आ जाएगी, लेकिन हमें और भी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। ये सुन के सभी ने नोट किया था। पिछले कुछ दिन सभी के लिए आसान नहीं रहे हैं। ये पूरे दिन ट्रेवल करते थे और शाम को इन्हें थोड़ा रेस्ट करने का मौका मिलता था। इन्हें इस रेगिस्तान में एंटर करे हुए करीब 10 दिन हो चुके होते हैं। उस गुड स्किन के ऊपर बने नक्शे के ऊपर टैंग टैंग अपनी उंगली को ड्रैग करती है। वो कहती है यहाँ से थोड़ी दूरी पे एक वाटर सोर्स है, हम वहाँ अपने लिए पानी ले सकते हैं। अब बस कोई मुझे ये बता दो कि क्या इनके पास स्टोरिंग नहीं है जहाँ 2-4 ड्रम पानी भर के रख सके। जियान जो कि यनशाओ के फॉर्म में था वो कहता है हमारी वाटर सप्लाई लो चल रही है, हमारा ऐसा करना अच्छा होगा। तभी टैंग टैंग का ध्यान जाता है जियान के ऊपर। वो कहती है यनशाओ जैसे हम वाटर को कलेक्ट करते हैं तुम्हें हमारे लिए हीलिंग मेडिसिन और सांप के जहर की दवाई बनानी होगी। तुम्हारी ये हेल्प हमारी जान बचा सकती है। मैं आपकी उस लोकेशन को देख के जियान नोट करता है। वो वोयू के साथ आगे बढ़ने लगा था। टैंग टैंग वोयू से कहती इसे कुछ होना नहीं चाहिए क्योंकि इस समय कोई भी छोटी सी मिस्टेक हमारा पूरा प्लान खराब कर सकती है। ये सुन के वोयू ने नोट कर दिया था। दूसरी तरफ म्यूइंग अपनी इंटेंस नजरों से इस रेगिस्तान की गहराइयों में देख रही होती है। वो कहती है मुझे काफी अजीब फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है इस डेजर्ट के अंदर कुछ अनसेटलिंग मौजूद हो। एक हल्की लेकिन फायरी फ्लक्चुएशन है। लोगों को आगे जाते हुए देख शाओई कहता है तुम कहाँ खोई हुई हो, चलो इन्हें फॉलो किया जाए। शाओई को देखी मनी मन में कहती है इस शाओई के पास वो फायर एलिमेंटल पावर है जिसे मैंने आज तक देखा नहीं है। अगर ये सीरियस हो जाता है तो मेरी फ्लेम पावर भी इसकी बराबरी नहीं कर पाएगी। आगे चल रहा वो प्रिंस जुआनशुआन उस ओल्ड मैन जुओ से पूछता है मास्टर क्या हमें इस ग्रुप से अलग नहीं होना चाहिए? ये सुन के वो बुड्ढा अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है ये कोई ऑर्डिनरी ग्रुप नहीं है, इनके साथ और टेकने से हो सकता है हमें मालूम पड़ जाए कि इनका यहाँ पे आने का क्या लक्ष्य है। भले जुआनशुआन का अकेले एडवेंचर करने का मन हो रहा हो तभी उसे स्टोरी में शामिल रहना पड़ता है। ये धीरे धीरे करीब पहुंच रहे थे ओएसिस के, जो कि इस डेजर्ट एरिया के काफी डीप रीजन में होता है। ये कहा जा सकता है कि जगह भी मिस्ट्री से भरी हुई है। लोगों के हिसाब से यहाँ पे कई ट्रेजर्स मौजूद होते हैं। अफसोस की बात है कि इन्हें हासिल करने के लिए गए तो कई लोग हैं, लेकिन उनमें से वापस बहुत कम ही लौट पाए हैं। इस सुनसान रेगिस्तान की गहराइयों में एक रेस की 9 ट्राइब्स रहती थी। भले छिप के रह रहे हो लेकिन ये अपनी एंशिएंट लेगेसीज को अभी तक मेंटेन कर रहे होते हैं। वो टेंपल जिसमें कहा जाता है कि मेडुसा क्लैन की सबसे एंशिएंट पावर शिप भी हुई है, उसमें बस वही एंटर कर सकता है जिसके पास मेडुसा ब्लड लाइन हो और इसी जानकारी भी हर किसी के पास नहीं होती। इन 9 राहगीरों से काफी दूरी पे 11 और ट्रेवलर्स होते हैं। इन सभी ने अपने आप को पूरी तरह से ढक रखा होता है। अरे इन सभी ने अपने आप को कंसील कर रखा हो, लेकिन इनके कपड़ों के फैब्रिक से उनका ऑरा लीक हो रहा होता है। ये इनके स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। ये होते हैं ज्वालिंग रॉयल फैमिली के सबसे पावरफुल लीजन के मेंबर्स, जिन्हें खुद ज्वालिंग किंग लीड कर रहा था। उनमें से एक फिगर बोलता है किंग ज्वालिंग हमारा यहाँ पे आने का क्या मिशन है? ये सुन के किंग ज्वालिंग का ध्यान गया था उस सबऑर्डिनेट के ऊपर। वो कहता है हमारा टारगेट है मेडुसा टेंपल। कहा जाता है कि वहाँ पे एक मेडुसा क्लैन का डिसेंडेंट मौजूद है। भले इस समय उसकी स्ट्रेंथ 1 स्टार 2 एम्परर की हो, तब भी अगर उसने मेडुसा क्लैन की इनहेरिटेंस को हासिल कर लिया तो उसे मेडुसा पेट्रिफिकेशन आइस की पावर मिल जाएगी। ज्वालिंग किंग के इन शब्दों को सुन के सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं। ऐसा लगता है इन सभी की ओर पार टूट पड़ा हो। वैसे भी मेडुसा क्लैन लेजेंडरी कही जाती है और उनकी
जिनकी सबसे डेवास्टेटिंग पावर होती है वो पेट्रिफिकेशन आई। इसकी वजह से ज्वालिन रॉयल फैमिली को कई बार सफर करना पड़ा है। ज्वालिन किंग बोलता है एक बार उस मेडुसा क्लैन के डिसेंडेंट ने उस पेट्रिफिकेशन आई पावर को मास्टर कर लिया तो हमारे क्लैन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट्स भी उसे सप्रेस नहीं कर पाएंगे। वो कहता है तुम सभी हिस्ट्री के बारे में तो जानते ही होगे, हजारों सालों पहले हमारे ज्वालिन रॉयल फैमिली के फाउंडर जिनकी स्ट्रेंथ लूशियन लेवल के पीक पे पहुंच चुकी थी, उन्हें टेरिटरी की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मेडुसा किंग के द्वारा पेट्रीफाई कर दिया जाता है। कई जनरेशन के एफर्ट्स के बाद भी हम उस पेट्रिफिकेशन कर्स को तोड़ नहीं पाए हैं। पेट्रिफिकेशन होता है बेसिकली पत्थर बनाना। जब बात होती है एंसेस्टर की तो इन ड्रैगन लविंग लीजन के मेंबर्स की आंखों में भी एक हल्की सी अनईजी लाइट फ्लैश होती है। इनमें से एक बोलते हैं हम किसी भी कीमत पे मेडुसा क्लैन को राइज नहीं होने दे सकते। किंग ज्वालिंग भी शार्प आवाज में कहते हैं प्रिसाइसली अगर हम मेडुसा क्लैन के डिसेंडेंट को पेट्रिफिकेशन आई की पावर को हासिल करने देते हैं तो मेडुसा क्लैन फिर से राइज होगा और हमें अपने बॉर्डर से और भी पीछे हटना पड़ेगा। इस वजह से हम हिस्ट्री को दोबारा रिपीट नहीं होने दे सकते। अभी ऐसा लगता है इस रेगिस्तानी इलाके का वातावरण और भी ज्यादा हैवी हो चुका हो। ये टेंस एटमॉस्फेयर इशारा कर रहा था उस बैटल की तरफ जो कि काफी जल्दी शुरू होने वाली है। ये दोनों ग्रुप्स जिनमें से एक मेडुसा क्लैन के टेम्पल्स के सीक्रेट के बारे में जानना चाहता था और दूसरा उनकी लेगेसी के पीछे होता है। ये दोनों समूह स्थिरता से आगे बढ़ते हैं। अभी इन सभी किस्मत में क्या आने वाला है ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल पक्की है, इस डेजर्ट ऑफ डेथ में एक बड़ा सा स्टॉर्म आएगा। सीन फिर से ज्वालिंग किंग के ऊपर लौटता है। वो कहता है हमें अपने मिशन में सीक्रेसी बना के रखनी होगी। अगर हम स्नेक ट्राइब को अलार्म कर देते हैं तो अपनी फुल फोर्स का इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ रिटेलिएट करेंगे और इसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो ओल्ड मैन जो कि इस ग्रुप का लीडर होता है वो भी कहता है हमारा प्राइमरी गोल स्नेक ट्राइब का वो टेम्पल है। जैसे ही मौका मिलता है हमें जल्द से जल्द उस मेडुसा क्लैन के डिसेंडेंट को कैप्चर करना होगा क्योंकि ऐसा करने के बाद ही हम मेडुसा क्लैन की फ्यूचर को पूरी तरह से दबा पाएंगे। ये बुड्ढा जिसका नाम मिंगटियन था ये ड्रैगन लविंग लीजन का कैप्टन होता है। इसकी स्ट्रेंथ होती है 9 स्टार 2 दी के 9 टर्न पे। ये हाफ इमोर्टल बनने के लिए कभी भी रेडी था। म्यूचेन जो कि ड्रैगन लविंग लीजन का 5th इन कमांड होता है और इसकी स्ट्रेंथ थी 8 स्टार 2 दी की। वो ये सुन के हल्के से नोट कर देता है। ज्वालिंग किंग कहता है चलो मूव किया जाए, हम जितना ज्यादा समय बर्बाद करेंगे मेडुसा क्लैन के उस डिसेंडेंट को नया टेंस मिलने के उतने ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। फिर 11 लोगों का ग्रुप जो कि पावरफुल औरों को रेडिएट कर रहा होता है वो अचानक से अपनी पेस को बढ़ा देता है। ऐसा लगता है रेतीले रेगिस्तान में शेडोज आगे बढ़ रही हो। सीन फिर से शिफ्ट हुआ था। हमें दिखाया जाता है जियान का ग्रुप जो कि उस शेफ स्किन के मैप को देख देख के अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और क्योंकि पानी का स्रोत इनके आगे ही था इनकी स्पीड बढ़ चुकी होती है। कुछ दूरी को और तय करने के बाद जियान जिसने काले रंग की रोप पहन के रखी थी वो अचानक से हॉल्ट पे आ जाता है। उसकी नजरें देखती है सामने की ओएसिस को जहाँ पे पानी दिखाई दे रहा था लेकिन उसे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लगती है। जियान अपने हाथ को पीछे करके बोलता है स्टॉप। सभी की नजरें गई थी सामने की तरफ जहाँ पे ओएसिस मौजूद था। ये करीब 10 किलोमीटर चौड़ा होगा और इसके बीच में एक बड़ी सी झील होती है। झील के चारों तरफ काफी हरियाली मौजूद थी। देखने में चीजें काफी पीसफुल लग रही होती है। जियान सबको अलर्ट करते हुए बोलता है उस ओएसिस के अंदर कोई हाइड कर रहा है। ये सुन के ग्रुप लीडर टैंक की भौं से उड़ गई थी। वो यू जिसकी स्ट्रेंथ 7 स्टार 2 दी की होती है वो भी अपने हाथ को अपने वेपन पे रख लेता है क्योंकि बोलने की वजह से दुश्मन अलर्ट हो सकता है। इस वजह से जियान के आईब्राउज के बीच में से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रिलीज होती है। ये किसी मकड़ी की जाली की तरह पूरे ग्रुप को सराउंड करने लगी थी। इस टेक्निक को रियलाइज करके टैंक के चेहरे पे सरप्राइज फ्लैश होता है। वो कहती है स्पिरिचुअल ट्रांसमिशन टेक्निक। उसने इस सोल वॉइस ट्रांसमिशन टेक्निक के बारे में काफी सुना था लेकिन उसका इस्तेमाल उसने अभी तक नहीं किया होता। तभी जियान की आवाज सभी के दिमाग में जाती है। वो कहते हैं हम सब चौकन्ना रहेंगे लेकिन हम दुश्मन को पता नहीं लगने देंगे कि हमने उन्हें सेंस कर लिया है। अब सभी को कैजुअली बिहेव करना होगा। ये सुन के पूरा समूह नोट करता है। सभी के पोस्चर्स काफी रिलैक्स नजर आते हैं। फिर सभी एक दूसरे से बातचीत करते करते उस ओएसिस की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इस झील की गहराई में एक शैडो फ्लैश हो रही थी। इसकी वजह से लेक की सरफेस पे कुछ रिपल्स बनती हैं। ये होती एक स्नेक वुमन जिसके फीचर्स काफी कैप्टिवेटिंग होते हैं। मतलब शी वाज ब्यूटीफुल। इस समय उसके वो स्नेक पीपल एकदम अलर्ट हो चुके होते हैं। वो ट्रायंगुलर शेप की आंखें जियान के ग्रुप को ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी और उसका सबसे ज्यादा फोकस होता है इस ब्लैक क्लोथ मैन पे जो कि ऑफ कोर्स जियान था। इन इंसानों को करीब आते हुए देख वो स्नेक वुमन कहती ह्यूमंस। उसके मुंह से हिसिंग साउंड्स बाहर आते हैं। इतनी दूर पे से ही वो इन इंसानों की औरों को सेंस कर पा रही थी। ये कोई ऑर्डिनरी एक्सपर्ट्स नहीं है। वो खुद से बोलती आखिर यहाँ पे क्यों आए हैं। अभी इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट की स्ट्रेंथ इंसानों के 5 स्टार 2 एम्पर की लग रही है लेकिन कुछ ही समय पहले मैंने पावरफुल औरों को सेंस किया था। ये सोच के स्नेक वुमन की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। भले उसकी खुद की स्ट्रेंथ 6 स्टार 2 एम्पर लेवल पे हो वो तब भी रेकलेस नहीं हो सकती। अपनी पूंछ को
उसे कोड़ते हुए वो कहती है मैं यहाँ पे लंबे समय तक रुक नहीं सकती। पानी में अपनी आंखों को दोबारा डुबाने से पहले वो एक बार जियान के फिगर को ध्यान से देखती है। उसे उसका ऑरा काफी अजीब सा लग रहा था। ऐसा लगता है जियान को देख के उसकी ब्लड लाइन रिएक्ट कर रही हो और ये फीलिंग उसके लिए काफी अनसेटलिंग होती है। इस आखिरी ग्लैंस के साथ वो फिर से झील की गहराइयों में चली जाती है और अब झील की सतह पे पानी की कोई रिपल नहीं होती है। अभी तक जियान का ग्रुप झील के बगल में पहुंच चुका होता है और वो इस लेक को काफी ध्यान से स्कैन कर रहा था। ये सीन बस कुछ सेकंड्स तक ही चल पाता है। तभी ग्रुप लीडर टैंक की आंखें वाइड हो जाती हैं। वो कहती है एक 3 स्केल्ड पाइथन है। उनकी सभी की नजरें झील की गहराइयों में जाती हैं क्योंकि झील का पानी एकदम साफ था। उन्हें नीचे फाइनली दिखाई देता है एक मैसिव सरपेंट। इसके वाइब्रेंट 3 कलर्ड स्केल्स होते हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा शानदार लग रहे थे और उस स्नेक की आंखें घूर रही होती है इन घुसपैठियों को। हवा में टेंशन और भी बढ़ती जाती है। पानी में उस पाइथन का ऑरा राइज हो रहा था। इस समय जियान जो कि यान शॉक के फॉर्म में था उसका एक्सप्रेशन भी डार्क हो गया होता है। वो अपनी टोली से कहता है अपने आप को तैयार करो, ये आसान नहीं होने वाला। इस पाइथन के नाम को सुन के टैंक के ग्रुप की आंखें काफी कंफ्यूज एक्सप्रेशन दिखाती है। साफ तौर पे इसके बारे में इन सभी ने सुना नहीं होता है। वहीं पे टैंक अपने मुंह को ढक के बोलती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा यहाँ पे 3 कलर्ड सोलंग पाइथन से सामना होगा। तो उसका ऐसा रिएक्शन अंडरस्टैंडेबल था क्योंकि जो भी जानेगा कि स्नेक ट्राइब के अंदर 3 कलर्ड सोलंग पाइथन मेड्यूसा क्लैन की रॉयल ब्लड लाइन को पोजेस करता है। ये टेरिफाइंग क्रीचर्स होते हैं। जहाँ पे इंसानों की दुनिया में स्टैन की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करी जाती है, स्नेक ट्राइब में अलग होता है। वहाँ सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती है ब्लड लाइन। जिसकी ब्लड लाइन जितनी ज्यादा प्योर होगी उसका स्टेटस उतना ही हाई होगा। ऐसे हाई लेवल के ब्लड लाइन वाले मेंबर्स ट्राइब की प्राइड होते हैं। मेड्यूसा क्लैन की ब्लड लाइन में सबसे पीक होती है 10 कलर्ड हेवन सोलोइंग पाइथन। बात बस ऐसी होती है कि चाहे वो डोदी कॉन्टिनेंट या फिर द्वीकी कॉन्टिनेंट, कहीं भी ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं जहाँ पे एक स्नेक 10 कलर्ड हेवन सोलोइंग पाइथन में सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म हो पाया हो। न जाने क्यों लेकिन जिनकी ब्लड लाइन सबसे प्योर भी होती है वो मैक्सिमम 7 कलर्ड हेवन सोलोइंग पाइथन ही बन पाते हैं। इनकी ब्लड लाइन और आगे एवॉल्व नहीं होती। ऐसे मिस्टीरियस लिमिटेशन की वजह से इंसान और ह्यूमन एलिट्स में काफी ज्यादा रूमर्स फैल चुके हैं। स्पेशली स्नेक ट्राइब में इसलिए ही 3 फ्लावर फर्नेस आई को इतनी ज्यादा वैल्यू दी जाती है। इस 3 फ्लावर फर्नेस आई का एग्जैक्ट फंक्शन तो नहीं पता लेकिन स्नेक ट्राइब के मेंबर्स को एक चीज साफ पता होती है। जब भी स्नेक ट्राइब में 3 फ्लावर फर्नेस आई का जन्म होता है उस समय होता है स्नेक ट्राइब की राइज करने का। इसकी यही सिग्निफिकेंस की वजह से मेड्यूसा ट्राइब 3 फ्लावर फर्नेस आइज को ग्रीन स्नेक 3 कलर पीपल से ज्यादा वैल्यूएबल मानते हैं। प्रिंस जुआनशन के साथ आया वो एल्डर जिसका नाम ओल्ड मैन जुओ होता है। वो कहता है 3 कलर सोलंग पाइथन। मुझे लग रहा था कि ऐसा मिथिकल क्रीचर बहुत पहले ही एक्सटेंट हो चुका है। आखिर किसने सोचा था कि वो यहाँ पे अपीयर होगा। जब जुआनशन देखता है कि उसके मास्टर स्नेक के बारे में जानते हैं उसकी क्यूरियोसिटी भी जाग जाती है। वो कहता है मास्टर क्या आप सच में इस बीज के बारे में जानते हो। वो ओल्ड मैन एक्सप्लेन करता है ऑफ कोर्स। कहा जाता है कि सोलंग पाइथन 10 बार इवॉल्व हो सकते हैं और उनके 10th एवोल्यूशन में वो इवॉल्व हो जाते हैं 10 कलर्ड हेवन सोलंग पाइथन में जो कि सन मून और स्टार्स को सॉल्व कर सकता है और उसकी नजरें हेवंस को हिला सकती हैं। लगता है ओल्ड मैन जू की आवाज में कुछ अजीब मिस्टीरियस पावर छिपी हुई थी। ये सुन के शॉनशन की बॉडी ट्रेम्बल हो जाती है। वो रिपीट करता है सन मून और स्टार्स को सॉल्व करना, हेवंस को हिला देना। शाओई जो कि दूर खड़ा ऑब्जर्व कर रहा होता है जब उसके कानों में शब्द जाते हैं 3 कलर्ड सोलंग पाइथन तो उसे अपनी सिस्टर इन लॉ काइलिन की याद आती है जो कि एक 9 कलर्ड हेवन सोलंग पाइथन है। यूइंग जो कि पूरे सीन को चुपचाप से खड़ी ऑब्जर्व कर रही होती है। वो फाइनली पूछती है सोलंग पाइथन ये क्या चीज है। भले उसे इसके बारे में पता ना हो लेकिन बाकियों को जो रिएक्शन है वो इस बीस्ट की सिग्निफिकेंस के बारे में बता रहे थे। ये सुन के शाओई का एक्सप्रेशन सोलम हो जाता है। वो बताता है कि सोलंग पाइथन्स एंशिएंट बीस्ट होते हैं। उनके पास अनमैच्ड पोटेंशियल होता है। अगर ये 10 रंगों वाले हेवन सोलंग पाइथन में इवॉल्व हो जाते हैं तो इनकी स्ट्रेंथ लेजेंडरी 4 डिवाइन बीस्ट से मैच करती है जो कि एज़्योर ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, वर्मिलियन वर्ड और ब्लैक टॉर्टोइस। म्यूइंग कहती है 4 डिवाइन बीस्ट। उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आ गई होती है। लिटरली कहता है अगर रॉ पावर की बात करिए तो एक पूरी तरह से इवॉल्व हो चुका 10 कलर्ड हेवन सोलंग पाइथन वो एक 2 गॉड के बराबर होता है। जब शाओ के मुंह से 4 डिवाइन बीस्ट की बातें बाहर आती हैं लोगों को चेहरों पर रिस्पेक्ट फ्लैश होती है कि कारी चारों वो बीस्ट गार्डियंस होते हैं जो कि ग्रेट 1000 वर्ल्ड को न जाने कितने सालों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इन मिथिकल बीइंग्स की कई जगह पे पूजा करी जाती है। टैंग टैंग कहती है स्नेक ट्राइब में ऐसी ब्लड लाइन का मौजूद होना ये उनके लिए काफी ज्यादा खुशी की बात होगी लेकिन लगता है इस रॉयल फैमिली के लिए अच्छी बात नहीं है। आखिरकार उनकी और मेड्यूसा क्लैन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट काफी लंबे समय से चल रहा है। ब्लड ब्लेड मर्सनरी ग्रुप को लोन वुल्फ कहता है मेड्यूसा क्लैन की वो नोटराइज बहुत ज्यादा पावरफुल है। भले इस रॉयल फैमिली के पास अपने 3 ग्रेट लीजेंड्स हो तब भी उन सभी के स्टैंड को मिलाने के बाद भी मेड्यूसा क्लैन को खत्म करना ये नियरली इम्पॉसिबल है। टैंग टैंग कहती है बहुत बात
बात हो गई। चलो हम सबसे पहले पानी इकट्ठा करने फोकस करते हैं। वीओबीस जो कि झील की गहराइयों में दिखाई दे रहा था वो और भी डीप चला गया होता है, जिसकी वजह से उसकी शेडो भी दिखाई नहीं देती। टैंग टैंग कहती है क्योंकि 3 कलर्ड सोलरिंग पाइथन यहाँ पे है तो मोस्ट लाइकली इसके ट्राई मेंबर्स भी करीब हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लंबे समय तक नहीं रुकना चाहिए। सभी लोगों ने पानी भरना जब शुरू कर ही दिया था तभी जियान सभी को एकदम रोक देता है। वो कहता है रुको जरा, हो सकता है कि 3 स्किल्ड पाइथन ने इस पानी को जहरीला बना दिया हो। जब सब पीछे हो जाते हैं तो जियान अपने हाथ को आगे ले जाता है। उसकी हाथ के ऊपर एक फ्लेम इकट्ठी होती है और इसे वो अनलीश कर देता है उस लेक के ऊपर। जैसे ही जियान की फ्लेम्स का टेरिफाइंग टेम्परेचर इस लेक वाटर के कांटेक्ट में आता है, सभी के कानों में गई थी सिजलिंग साउंड्स और उस पानी में से ग्रीन गैस बाहर आती है। इस जहरीली गैस को देख के जियान की आंखें चमकने लगी थी। वो एक जेट बोतल को बाहर निकालते हुए बोलता है ये वेनम बहुत वैल्यूएबल है। जियान जिस एफर्टलेसनेस के साथ इस वेनम को इकट्ठा कर रहा था, इस नजारे को देख के लोग खांसने लगते हैं। फाइनली सबने पानी भरना शुरू कर दिया था। भले दोरी कल्टिवेटर्स बिना पानी और खाने के जी सकते हो, लेकिन इस हार्श डेजर्ट ऑफ डेथ में अपनी दुखी का बचाव करना बहुत जरूरी होता है। अपनी ऊर्जा का ज्यादा इस्तेमाल करना, ऐसा करने से जब खतरा सामने आता है तो इंसान अपने आप को अनप्रिपेयर्ड पाता है और इस रिस्क को टैंग टैंग बिल्कुल लेना नहीं चाहते थे। वो यूं जिसके चेहरे पे बड़ा सा स्कार होता है, वो कहता है ब्रदर जियान, अब क्या आप पाइथन के वेनम का एंटीडोट और दुखी रेस्टोरेटिव पिल्स को रिफाइन कर सकते हो? जियान काम आवाज में कहता है मुझे इंग्रेडिएंट्स दो। वैसे भी दोनों ग्रुप्स के बीच में कोऑपरेटिव पार्टनरशिप थी, यहाँ पे हेजिटेशन का सवाल नहीं उठता। अपने कल्डन को बाहर निकाल के जियान शुरू कर देता है काम और इस तरीके से समय गुजरने लगा था। देखते देखते 10 दिन गुजर जाते हैं। इन 10 दिनों में इस ओएसिस के पास कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं हुई होती, लेकिन ग्रुप के सारे मेंबर्स हवा में टेंशन को फील कर पाते हैं। आसमान में थंडर्स क्लाउड्स इकट्ठे हो चुके थे, लेकिन इससे पहले कोई भी एक्शन ले पाता जियान का पपेट इस पूरी बिजली को निगल लेता है। ये बाकी के लोग जियान के पपेट की बॉडी में से उस गोल्डन ऑरे को सेंस करते हैं। इन सभी के चेहरों पे एस्टोनिश्ड एक्सप्रेशन फ्लैश होते हैं। वो श्वानशन जियान की तारीफ करते हुए बोलते हैं मिस्टर यानशाओ, आपके द्वारा बनाई गई चीज काफी ज्यादा रिमार्केबल है। मुझे लगता है इस पपेट की फिजिकल स्ट्रेंथ पीक 5 स्टार एम्पर लेवल पे पहुंच चुकी होगी। जियान गोल्डन डीम पपेट को वापस रखते हुए बोलता है लगता है मुझे रिफाइनिंग करे हुए काफी लंबा समय हो चुका है, कहीं मेरी स्किल में जंग न लग जाए। भले उसे देख रहे लोग चाहे कैसे भी एक्सप्रेशंस दिखा रहे हो, जियान उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। हायोडी एक स्माइल के साथ बोलता है लिटिल ब्रदर यानशाओ, तुम्हारे मेडिसिन को रिफाइन करने के मेथड सच में बहुत रिमार्केबल है। मैंने ऐसी स्किल्स को पहले कभी नहीं देखा। नॉर्मली वो एल्केमिस्ट जो कि फर्स्ट ग्रेड एम्पर टियर की पिल्स को रिफाइन कर सकते हो, उनके पास 2 से 3 स्टार वाले दूधी एक्सपर्ट्स एज अ प्रोटेक्टर होते हैं, लेकिन जियान जो कि यानशाओ के फॉर्म में था, उसने एक पीक 5 स्टार दूधी लेवल के पपेट को शो किया है। जियान के इसी डिस्प्ले की वजह से कायोटी जो कि खुद एक 6 स्टार दूधी एक्सपर्ट होता है, वो अंदर से अलर्ट और एकदम इम्प्रेस हो गया था। कायोटी मनी मन में कहता है जियान बिल्कुल सिंपल नहीं है। दूसरी तरफ जियान उन मेडिसिन पिल्स को ग्रुप लीडर टैंग टैंग के हवाले करता है। वो कहता है ग्रुप लीडर, ये रही दुई की रिप्लेनिशिंग पिल्स और डिटॉक्सिंग पिल्स, आप अपने ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इतनी सारी एम्पर ग्रेड की पिल्स को अपने हाथों में देख के टैंग टैंग की आंखों में भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन था। नॉर्मली बाहरी दुनिया में अगर इन पिल्स को बेचा जाए तो इनकी काफी मोटी कीमत लगेगी, लेकिन अभी उसे इस लेवल की पिल्स को फ्री में बांटना पड़ रहा है। टैंग टैंग पैनी आवाज में कहती है चलो इस डेजर्ट ऑफ डेथ की गहराइयों में चला जाए। वो साय करके और बोलती है हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारा सामना मेडुसा क्लैन की 9 ट्राइब से होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा लक उतना खराब ना हो। वो जियान भले साइलेंट रहा हो, लेकिन उसके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। वो सोचता है आखिर मिशन किस वजह से है। टैंग टैंग आगे बढ़ने का इशारा करती है और एक और आगे चल देता है। सीन चेंज हुआ था, हम इस डेजर्ट ऑफ डेथ के किसी और एरिया को देखते हैं। किंग ज्वालिंग के साथ जा रहे ड्रैगन लविंग लीजन के मेंबर्स में एक ज़ानमो अभी काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो कहता है लोनली डेजर्ट ऑफ डेथ काफी अजीब है, इतनी थोड़ी सी दूरी को तय करने के लिए हमें इतना समय बर्बाद करना पड़ा। किंग ज्वालिंग अपने हाथ को ऊपर करके बोलता है इनफ, मेडुसा क्लैन की 9 ट्राइब्स में से एक ट्राइब हमारे आगे है। चलो हम सब मिलकर इनके ट्राइब लीड को कैप्चर करते हैं, जैसे और जानकारी को उगलवाया जा सके। बेसिकली किंग ज्वालिंग टेंपल की लोकेशन के बारे में जानना चाहता था। अभी ड्रैगन लविंग लीजेंड का कैप्टन चिंटियन अपनी पैनी निगाहों से सामने के डेजर्ट एरिया को देख रहा होता है। वो कहता है 9 ट्राइब में से कौन सी ट्राइब है। तो सोचने के बाद उसका ध्यान जाता है एक मेंबर की तरफ। चिंटियन कहता है चैंगफंग, ये टास्क तुम्हारी एबिलिटीज को सूट करता है क्योंकि तुम विंड एट्रीब्यूट की दुखी को प्रैक्टिस करते हो, इस वजह से उस ट्राइब में घुसने का मौका तुम्हें मिलेगा। इसका जवाब एक लंबा सा व्यक्ति देता है जैसे हम ग्रुप से बाहर आते हुए देखते हैं। इस बंदे का नाम था म्यू चैनफेंग और ये ड्रैगन लविंग लीजन में नंबर 8 पे आता था। इसकी स्ट्रेंथ होती है 8 स्टार नवंबर के मिड स्टेज पे और ये विंड एट्रीब्यूट के दुखी मेथड्स को प्रैक्टिस करता है। ये कहा जा सकता है कि इसकी स्किल नियर परफेक्शन पहुंच चुकी है। इस ग्रुप से थोड़ा सा आगे एक सिटी होती है। ये
शहर कई किलोमीटर में फैला हुआ था। ये जगह किसी ट्राइब कम एक किला ज्यादा लगती है। इसकी फोर्ट्रेस जैसी दीवारें डेजर्ट एरिया में से राइज हुई होती है, जो कि एकदम नेचुरल लगता है। हालांकि ये बात क्लियर नहीं होती कि स्नेक पीपल ने स्ट्रक्चर को कैसे बनाया, लेकिन ये देखने में काफी शानदार लगता है। इस फोर्ट्रेस की दीवारों की हाइट होती है 30 मीटर की। ये शहर को बड़े बड़े तूफानों से बचा देते हैं। इस दीवार के ऊपर कई स्नेक शेप क्रीचर्स होते हैं। इन स्नेक पीपल की पैनी नजरें घूम रही होती हैं चारों तरफ, साफ तौर पे घुसपैठियों की तलाश में थे। साउदर्न वॉल पे एक फिगर फ्लैश होता है। इसकी स्ट्रेंथ 6 2D की होती है। वो बंदा कहता है क्या कोई अनयूजुअल एक्टिविटी मालूम पड़ी। इसके जवाब में एक गार्ड कहता है लिटिल प्रिंस अब तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। ये लिटिल प्रिंस और कोई नहीं बल्कि इस ट्राइब के लीडर का बेटा होता है, लेकिन जो रिस्पेक्ट इसे हासिल हुई होती है ये इसने अपनी स्ट्रेंथ से खुद हासिल करी थी। वो लिटिल प्रिंस बोलता है हमें तैयार रहना होगा। मेडुसा गार्ड कैप्टन और सारे के सारे एल्डर्स सीक्रेट मीटिंग में बिजी हैं। उस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए 9 ट्राइबल लीडर्स को भी जाना पड़ा है और हम इंसानों को किसी भी कीमत पे इस कमजोरी का फायदा नहीं उठाने दे सकते। गार्ड रिस्पेक्टफुली नोट करके अपनी पेट्रोल फिर से शुरू कर देते हैं, मतलब पहरेदारी फिर से शुरू कर देते हैं। भी उस लिटिल प्रिंस की भौं सिकुड़ी हुई होती है। वो खुद से कहता है न जाने क्यों, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरी देड़ी आंख फड़क रही है। लगता है कुछ बुरा होने वाला है। सीन कुछ देर के बाद का दिखाया जाता है। अब तक ड्रैगन लविंग लियन का म्यूचन फैंग इस ट्राइब के अंदर घुसपैठ कर चुका होता है। उसने एक 6 2D फिगर को इधर दबोचा था। इस समय म्यूचन फैंग ने उस फिगर का मुंह अपने हाथों से बंद कर रखा होता है। जब म्यूचन फैंग की नजरें जाती हैं उस फिगर के ऊपर, उसकी आंखों में एक लगी चमक आ जाती है। वो कहता है हम ये कुछ स्पेशल लग रही है। भले स्नेक वुमन अनकॉन्शियस स्टेट में हो, तभी उसके अलरिंग फीचर्स उस म्यूचन फैंग की नजरों को अपने ऊपर से हटने नहीं दे रहे थे। वो काफी अपने सर को हिला के अपने आप को कंपोज करता है और इस लड़की का मुंह अच्छे से बांध के इसके हाथ पैरों को ही बांध दिया जाता है। वो जस्ट इस जगह से वापस जाने वाला होता है, तभी इस बंदे के ऊपर का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। इसमें से एक थंडरस आवाज बाहर आई थी। वो आवाज कहती किसकी हिम्मत हुई। चलने से बूम की आवाज के साथ हम उस स्पेस को फटते हुए देखते हैं। इस मफल्ड एक्सप्लोजन की वजह से म्यूचन फैंग को पीछे जाना पड़ा था। इस म्यूचन फैंग के सामने खड़ी होती एक स्नेक वुमन, जिसकी बॉडी में से टेरिफाइंग पावर रेडिएट हो रही थी। इस औरत की वो जहरीली निगाहें म्यूचन फैंग के ऊपर टिकी होती हैं। इस समय म्यूचन फैंग का एक्सप्रेशन डार्क हो चुका होता है। वो कहता है ए स्टार दो एम्परर। उसकी आंखें तब श्रिंक होती हैं जब वो अपने हाथ में उस लड़की को और सामने खड़ी उस मिडिल एज वुमन को देखता है। वो समझ जाता है कि दोनों माँ बेटी है। वो मिडिल एज वुमन कहती है बोल्ड ह्यूमन, तेरी हमारे मेडुसा क्लैन के टेरिटरी में घुसने की हिम्मत कैसे हुई। तुझे अपनी इस ऑडेसिटी की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द बाहर ही आए थे, तभी ऐसा लगता है इस गर्म इलाके में ठंड पड़ने लगी हो। ऐसा उस मिडिल एज वुमन की किलिंग इंटेंट की वजह से था। इस किलिंग इंटेंट को सेंस करके म्यूचन फैंग को डिफेंसिव पोजीशन में आना पड़ा था। म्यूचन फैंग मनी मन में कहता है डैम इट, आखिर शुरुआत में मुझे एक 8-7 2D का सामना क्यों करना पड़ रहा है। म्यूचन फैंग ने कुछ समय पहले अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस जगह के स्पेस में ब्लेंड होने की कोशिश करी थी, लेकिन उस स्नेक वुमन का ऑरा उसे स्पेस से बाहर निकाल देता है। और जिस तरीके की इस मिडिल एज स्नेक वुमन की स्ट्रेंथ है, ये अपनी ट्राइब में टॉप टियर की है। कोई और विकल्प न होने की वजह से म्यूचन फैंग दांत ही मीचता है। वो कहता है इसे मुझे अपने एडवांटेज में बदलना होगा। वो जेंटली उस लड़की को जमीन पर रखता है जिसे म्यूचन फैंग ने कैप्चर किया था। फिर उसकी नजरें जाती है उस मिडिल एज स्नेक वुमन की तरफ, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ भी 8-7 2D की मिडिल स्टेज पे होती है। ऐसी बात नहीं है कि वो इस औरत से डरता हो। वो शुरुआत में लोगों को अलर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन अब क्योंकि फाइटिंग की बात आ गई है तो म्यूचन फैंग की आंखें भी एंटिसिपेशन से भर जाती है। वो खुद से बोलता है लगता है इस ट्राइब में बहुत सारे सीक्रेट्स होंगे और उसमें टेम्पल की भी जानकारी होगी, क्योंकि मेरा सामना शुरुआत में ऐसे पावरफुल एक्सपर्ट से हो गया है और इसे हरा के मैं उस जानकारी को अकेले हासिल कर सकता हूँ। वो फाइनली एक गहरी सांस लेके अपने चेहरे को सीरियस कर लेता है। म्यूचन फैंग जानता था कि भले उसकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी हो, लेकिन ये जगह मेडुसा क्लैन की 9 ट्राइब्स में से एक है। उसका यहाँ पे लंबे समय तक रुकना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जैसे रीइंफोर्समेंट्स आती हैं उसे और भी पावरफुल एक्सपर्ट्स का सामना करना पड़ सकता है, जिन्हें हैंडल करना उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड होगा। म्यूचन फैंग कहता है मैं यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आया हूँ और मैं काफी जल्दी यहाँ से चला जाऊंगा। बस जाने से पहले मुझे एक चीज पूछनी है। ये सुन के उस मिडिल एज वुमन की आंखें नैरो हो जाती हैं। वो म्यूचन फैंग को शक की निगाहों से देखती है, लेकिन अब तक उसने अपने आप को इसलिए रोक रखा था क्योंकि वो भी सामने खड़े व्यक्ति के शरीर में से एक पावरफुल ऑरे को सेंस कर पा रही थी। ये स्ट्रेंथ उससे बिल्कुल वीक नहीं है, हो सकता है कि उसे सरपास कर चुकी हो। वो म्यूचन फैंग को चेतावनी देती हुई बोलती है मेडुसा क्लैन तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगा। इससे पहले मैं अपना मन बदलूं तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। ये सुनने के बाद ही म्यूचन फैंग बिल्कुल हिलता नहीं है। ये स्नेक वुमन इस ट्राइब में काफी हाई अथॉरिटी रखती है, लेकिन शायद म्यूचन फैंग को भी नहीं पता था कि जो उसने सोचा होता है बिल्कुल सही बात थी। ये स्नेक वुमन होती है मेई और ये स्नेक चार्मिंग
स्नेक ट्राइब की डेप्यूटी लीडर थे। मेडुसा क्लैन की 9 ट्राइब्स में से ये ट्राइब अपने चार्म और कंट्रोल की पावर के लिए जानी जाती है। मई की खुद की स्ट्रेंथ अर्ली स्टेज ए स्टार 2 एम्पर की होती है और उसका हस्बैंड जो कि मीटिंग को अटेंड करने गया है वो होता है ए स्टार 2 एम्पर के पीक पे। म्यू चेन फेंग उससे पूछता है मुझे बस एक सवाल का जवाब दो, मेडुसा क्लैन का टेम्पल कहाँ है। जब उसके मुंह से शब्द बाहर आया था तुरंत ही मई के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। वो कहती है टेम्पल, आखिर इंसान स्नेक ट्राइब के टेम्पल के बारे में क्यों पूछ रहा है। मई को पता था कि कुछ समय पहले मेडुसा क्लैन की 9 ट्राइब्स ने इकट्ठा होकर उस टेम्पल को खोला था, लेकिन वहाँ पे क्या घटा है ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। उस सीक्रेट टेम्पल में एंटर करने के लिए पावरफुल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, कम से कम 2 शान लेवल की। ऑफ कोर्स इसका दूसरा विकल्प भी है, उस स्नेक ट्राइब के मेंबर के पास स्नेक क्लैन की प्योर ब्लड लाइन होनी चाहिए। सूत्रों के हवाले से खबर तो फैल रही थी कि क्लैन के सीक्रेट टेम्पल में कोई एंटर कर गया है, लेकिन ये टॉपिक लगता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव था, क्योंकि जब भी वो इस बारे में अपने हस्बैंड से बात किया करती थी उसका हस्बैंड जिसका नाम होता है मिलन वो काफी एंशियस दिखाई देता है। वो इस टॉपिक को अवॉइड किया करता था। मई म्यू चेन फेंग की तरफ से रिलाती हुई बोलती है हम नहीं जानते कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। भले ही म्यू चेन फेंग पावरफुल एक्सपर्ट हो लेकिन ये उसकी ट्राइब की टेरिटरी होती है। मई के इशारे पे कई पावरफुल एक्सपर्ट्स एक्शन लेने के लिए तैयार थे। कोई जवाब न मिलने की वजह से म्यू चेन फेंग के चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट फ्लैश होती है, लेकिन काफी अर्ली से रिप्लेस कर लेता है किलिंग इंटेंट। अगर पूछना काम नहीं आ रहा है तो फिर उसे डायरेक्ट अप्रोच लेनी होगी। वो समय को ज्यादा बर्बाद नहीं कर सकता था। मेडुसा क्लैन और ज्वालिंग रॉयल फैमिली के बीच की दुश्मनी काफी लंबे समय से चली आ रही है, और अगर उस मेडुसा क्लैन के डिसेंडेंट ने उस टेम्पल की इनहेरिटेंस को हासिल कर लिया तो फिर ज्वालिंग रॉयल फैमिली की तबाही को रोकना बहुत मुश्किल होगा। ये कोई ऑर्डिनरी मिशन नहीं था बल्कि सर्वाइवल बैटल थी। म्यू चेन फेंग के चेहरे के रिएक्शन को देख के मई की आंखें नैरो हो गई थी। वो कहती है इंसान सच में बहुत ही वाहियात जीव होते हैं। उसकी बॉडी हल्की सी ट्रेम्बल होती है, तुरंत ही उसकी बॉडी में से रिपल फैली थी जिसे म्यू चेन फेंग हल्का सा नोटिस कर लेता है। ये होती मई की चार्मिंग पावर। म्यू चेन फेंग कहता है तो ये स्नेक चार्मिंग ट्राइब है जो कि अपने चार्म और कंट्रोल की मास्टरी के लिए जानी जाती है। अगर ऐसी बात है तो आज मैं इसे टेस्ट करना चाहूंगा। तुरंत ही बूम की आवाज के साथ उसका ऑरा भी रिलीज हुआ था। उसके विंड एट्रीब्यूट की सायन दुईकी की वजह से म्यू चेन फेंग के पीछे का स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगता है। अब इस ऑरे को क्लियरली मई फील कर पाती है। वो कहती है मिड स्टेज ए स्टार 2 एम्परर। मई ने तुरंत ही गहरी सांस लेके इसे छोड़ दिया होता है। उसके मुंह से बाहर निकलने वाली हवा काफी तक करोसिव थी और ये वेनमस ऑरा सीधे जाता है म्यू चेन फेंग की तरफ। इस अटैक को म्यू चेन फेंग भी हल्के में नहीं ले सकता था। वो तुरंत ही अपनी दुईकी को इस अटैक के बदले में भेजता है, जिससे वो जहरीली दवा म्यू चेन फेंग से 3 मीटर दूरी पे रुक जाती है। जब म्यू चेन फेंग रिटेलिएट करने के लिए तैयार था तभी मई कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि खत्म हो गया। अचानक से पफ की आवाज के साथ वो अटैक वहीं में फट जाता है और इसे देख के म्यू चेन फेंग के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। वो कहता है नॉट गुड। इस वेनमस दुखी को एक्सप्लोड होते हुए देख म्यू चेन फेंग खुद से बोलता है आखिर मैं कैसे भूल सकता हूँ। मेडुसा क्लैन का हर एक मेंबर पॉइजन के ऊपर मास्टरी को रखता है। चलो जब तक हम इन दोनों को फाइट करने देते हैं इसे हम खत्म करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वैसे तो ये वीडियो शुरू हुई है। इस ज्वालिंग रॉयल फैमिली की ड्रैगन लविंग लीजन की वजह से मेडुसा क्लैन के ऊपर काफी बड़ा खतरा आ चुका है। इन विचारों के साथ काफी ज्यादा ट्रेजेडीज होने वाली है। इनकी शुरुआत नेक्स्ट एपिसोड से ही शुरू हो जाएगी। हम बस दुआ ही कर सकते हैं कि हमारी काइलिन जल्दी से जाग जाए और वो फिर इन सभी की बीन बजा दे। ऑफ कोर्स उसमें काफी एपिसोड्स लगने वाले हैं क्योंकि ये वाला आर्क इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। अब सभी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि एपिसोड आपको कैसा लगा है, जिससे हम ऐसे कंटेंट को आपके लिए और भी बना सके। नेक्स्ट पार्ट में इनकी फाइट तो देखने ही वाली है, फिर हम स्नेक चार्मिंग ट्राइब के ब्लैक एंड व्हाइट एम्पर्स को देखेंगे। फाइनली हमें मालूम पड़ रहा होगा टैंग टैंग का प्लान, जिसकी वजह से वो जियान और इतने सारे लोगों को डिजर्ट में लेके आई है। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आपको एपिसोड्स को देखने की जल्दी रहती है तो हमारी मेंबरशिप अभी भी खुली हुई है। आप सिंपली उन्हें ज्वाइन करके अर्ली एक्सेस को एंजॉय कर सकते हो, जिससे ऑफ कोर्स हमारी हेल्प तो होगी और आप भी एपिसोड्स को एक दिन पहले ही देख पाओगे। ज्वाइन का बटन मिलेगा सब्सक्राइब के बगल में, उसे चेकआउट जरूर करना। हम करते हैं वीडियो को यहीं पे फिनिश। अंटिल देन पीस आउट।